फुकणारे ती बाजीराव केले आणि माझ्या भीमाने रंगाचे राहू केले. या ठिकाणी सन्माननीय औरंगाबाद शहराचे आदरणीय खासदार साहेब इम्तियाज जलील सभेचं आगमन झालं. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे. क्या हुआ सर? सर आपका थोड़ा ठीक है सूचना करू का? हाँ इकडून नाही बोलता येत. या कार्यक्रमाला प्रमुख ज्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेले ते आपल्या विचाराचे खासदार आदरणीय इम्तियाज जलील साहेब आणि सर्व आंबेडकरी चळवळीचे या महापालिकेमध्ये प्रतिनिधित्व केलेले सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, नगरसेवक, माझी सर्व आणि त्यातल्या त्यात भक्ते विश्वदानंद बोधी यांना विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला जे काही डेव्हलपमेंट करायचं आहे त्या संबंधाने एक प्रस्ताव तयार करा आणि तो प्रस्ताव आपण महाराष्ट्रातल्या शासनाच्या वतीनं राज्य सरकारचा काही निधी आणि काही सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा निधी आपण या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न करूया. या राज्याचे आदरणीय या राज्याचे कृषी मंत्री नामदार अब्दुल सत्तार साहेब यांनी त्या आपल्या अजिंठा बुद्ध लेणीला 51 कोटी रुपयाचा निधी आंबेडकर स्मारकासाठी दिलेला आहे. मी त्यांना उद्या ते हाजरी यात्रेहून येत आहेत. मी आणि प्रकाश दादा त्यांच्याकडे जाणार आहोत. आपण त्यांच्याकडून हा निधी, हा प्रस्ताव आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे पाठवूया. वेळ पडली तर आपले आदरणीय खासदार इम्तियाज जलील साहेब हे थोडासा पाठपुरावा करून आपल्याला या पर्यटनाच्या आणि या बौद्ध लेणीच्या पायथ्याशी आपल्याला जे जे काही करायचं आहे त्याचा प्रस्ताव आपण व्यवस्थित करा. वेळ पडली तर आपले कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार साहेबांना या मदाला फार अनुभव आहे आणि त्यांनी मोठं काम उभं करण्याचं काम त्यांच्या भागात केलेलं आहे आणि आपण त्यांच्या मार्फत त्यांची काय मदत घेता येईल आणि आपले खासदार साहेब तर आपलेच आहेत. आपण या प्रकारे आपण करावं अशा पद्धतीची माझी सूचना आहे. जय भीम. खासदार जलील साहब यहाँ पधारे, इनको संघ आपका आभारी है और बहुत धन्यवाद देकर इस कार्यक्रम की समाप्ति जाएगी. धन्यवाद. सब फिट कर हाँ रास्ता द्या एक मिनिट म्हणते लोकांना जाऊ दे इकडे. एक मिनिट इकडनं माग हमारे पीछे चला. संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं तृतीयंपि संघं शरणं
संघं नमामि। त्याला आश्चर्यचकित करणारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज खास निमंत्रित बुद्धलेणी येथे विजयादशमी नंतर आमचे पाहुणे म्हणून आलेले आमचे परिवारामध्ये असलेले खासदार, औरंगाबादचे लाडके खासदार, क्रांतिकारी खासदार, नेटानी विटायनी बोलणारे खासदार जलील साहेबांचा स्वागत करू देऊ। आज बुद्धलेणीच्या इतिहासामध्ये खासदार इम्तियाज जलील साहब का नाम यहाँ लगने जा रहा है। बुद्धलेणी का जो हिस्ट्री है वो 2500 साल से है, जो ऊपर में जो हम देखते हैं। तो 2500 साल के इतिहास में शांति सब भिक्षु संघ खासदार इम्तियाज जलील साहब को बहुत लंबी आयु मिले और सभी जाति धर्म के लोगों की सेवा उनके हाथ से हुई। ऐसा नहीं पर्टिकुलरली बहुत लोगों का। तो इस शक्ति के लिए हम सब लोग मिलकर उनके शक्ति देंगे, उनके हाथों से औरंगाबाद का बहुत बड़ा कार्य घड़े। भिक्षु संघ आशीर्वाद गाथे के साथ सभी सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता भावेन सदा सुखी भवन्तु। ये सभी ईश्वर के लाखों करोड़ों बुद्ध भगवान की अरहत के आशीर्वाद से आपका मंगल हो, ऐसी मंगल कामना हमने कही है। भिक्षु संघ आपका हार पहनाते हैं। भिक्षु संघ एकदा या सगळं उभे राहा, आशीर्वाद द्या सगळं। तिथंच उभे राहा, तिथंच उभे राहा, तिथंच उभे राहा। यांना शूटिंग मध्ये घेऊन जाते। पहिले हार शाल पहनो। भिक्षु संघ आशीर्वाद साधु तो आते साधु साधु साधु। और उपासिका सुधाकर नगर से आए हैं जोशना कामले मैडम जी, वो भी हार पहनेंगे। हार रहने दो गले में, जितने हार होते हैं तुम्हारी ताकत कितना है। हाँ हाँ पंखा बदलाओ सबको थोड़ा जरूर। शुभम तो फॅनचं बटन टाइम का मोठा हात द्या। UISP कामले साहब ने उनके सौभाग्यवती योगी साहब रिटायर हो गए, तो मैडम जी सुधाकर नगर में आपको बुलाना चाहते हैं। उन्होंने अपने बलबूते पे मतलब खुद विहार बनवा रहे, तो उनके जगह पे विजिट करना हार स्वीकार होगा। क्या फोटो क्या करना होगा?
गायकवाड़ साहब जी भी हाथ पहना रहे हैं। निकाटी साहब गायकवाड़ साहब की ओर से बड़े कार्यकर्ते पुराने कार्यकर्ते अरे बाप रे लेफ्ट में आपके ताई किलियार की ओर से नगर भावपुरा सुशीला ताई किलियार की ओर वो जो लगता अभी आयुष्मान जिन्होंने साहब जी को बुलाया है, ऐसे प्रांतों जी वाटमारी का स्वागत करने जा रहा है। प्रांतों वाटमारी का स्वागत पल्ली को उपस्थित का स्वागत करेंगे। आप तुम बताओ। बनते लोकांनी बसा बनते लगा उठ गिर लागल यहाँ पर मौजूद तमाम समाज के मेरी माताएं बहनें, ये बहुत छोटा सा एक काम मैंने, आपको याद होगा कि मैं यहाँ पे पिछले कई सालों से जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में आता हूँ के अंदर, और मुझे आदेश दिया गया था कि यहाँ के दूसरों की मदद के लिए सुनना चाहिए। मैंने फौरन दूसरे ही दिन रामकोश को बुलाया और रामकोश ने को बुलाया ऑफिस के अंदर, मैंने फौरन को लेकर दे दिया। मैंने ये जिम्मेदारी रामकोश को ऊपर छोड़ी थी कि इसकी पूरी पूरा काम और पूरा परमेश्वर जीवन से बुला के वो काम आज शुरू होने के लिए जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ पर लाखों जितने भी मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ की हालत देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा था कि अगले साल जब मैं यहाँ पर आऊँ तो इसका बहुत अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। एक बात जो भक्त जी ने जो कही है वो मैं उसको सिर्फ यहाँ पर नहीं, मैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बात को दोहराता हूँ कि अगर आज मैं दिल्ली अगर गया हूँ तो इसी समाज की वजह से गया हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप मेरे कितने भी भाषण सुन लीजिएगा कहीं पर भी, मैं हर बार इस बात को दोहराता रहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं संदेश देना चाहता हूँ इसके जरिए कि जो समाज आज तक इसका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, अगर वो समाज साथ में अगर आता है तो क्या ताकत बन सकती है। लोकसभा के अंदर ये मायने नहीं रखता है इसकी संख्या कितनी है, जैसे वो 300 है, लेकिन हम एक भी उनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। और आज इस देश के अंदर कोई ना कोई तो सच बोलने वाला चाहिए, कोई ना कोई तो सच बोलने वाला चाहिए और डट कर बोलने वाला चाहिए, क्योंकि अगर डट के अगर रहेंगे तो हमें भी मालूम है ये कितने सारे बेकसूर लोगों को भी अगर अंदर करना चाहे तो इन्हें कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अडानी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और उस भाषण के अंदर उसका नाम लेने से कतराते हैं, और अगर कोई विपक्ष का सांसद खड़े रहकर अगर इसका नाम लेता है तो 300 के 300 चिल्लाते हैं कि नाम नहीं ले सकते हैं। और नियम के हिसाब से हमको समझाया जाता है कि अगर उसने घोटाला भी किया है तो उसका नाम नहीं लिया जाता है। मैंने 2 दिन पहले जब भाषण किया था मैंने चीख कर कहा था कि मैं बोलूंगा अडानी का नाम, क्योंकि मेरा भी पैसा फंसा हुआ है।
बोलने की जरूरत है। और मैं इसलिए बोलता हूँ, डटकर खड़े रहता हूँ कि मैं पार्लियामेंट के अंदर तो अकेला हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और इतने लोगों आज मुझे जाती तौर पे ऊपर खुशी है कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने मुझे वहां तक भेजा था, मैं ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कई जगह के ऊपर हो सकता है कि मुझे कामयाबी मिल रही होगी, कई जगह के ऊपर ऐसा हो सकता है कि मेरी कोशिश करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल रही, लेकिन मुझे संतुष्टि इस बात की है कि मैं कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। और मुझे संतुष्टि इस बात की है कि जब लोग कहेंगे कि इस देश के अंदर जब जुल्म सितम हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो कम से कम मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैदान में उतार नहीं। और यही संदेश मैं आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं देता रहता हूँ। देखिए, मेरे संबंध तो हर एक के साथ बहुत अच्छे हैं। मैंने कुछ दिन पहले नर्मदा चटोले साहब के साथ मैं सेंट्रल हॉल के अंदर बैठा हुआ था और मैंने उनको एक ही बात कहा, मैंने उनको ये कहा कि साहब अगर 2-3 लोग अगर यूं ही अगर बटे रहे तो उसमें 2-3 लोग का फायदा तो होगा, लेकिन अगर वो 3 एक साथ मिलकर आ गए तो पूरे समाज का कैसा फायदा होगा, उसकी जितना विचार जो है वो समाज जब एक साथ मिलकर आया है तो हमने क्या हासिल किया है, ये हो सकता है कि हमारा एक पहला एक कोशिश, लेकिन आगे अगर यही कोशिश को और मजबूत किया जाए तो हम बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर आप इस बात से मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से आपको ये बताना चाहता हूं कि उनकी निगाहें कहीं और है लेकिन निशाना कहीं और है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज तक हम अपने अधिकारों के लिए जो लड़ते आए हैं, आज हमें इस देश के अंदर जो समान अधिकार मिला है वो उसकी प्रमुख वजह सिर्फ एक ही है कि आज ये देश संविधान के हिसाब से चल रहा था। संविधान है तो हम सब थे, लेकिन आज जो संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, आप समझ लीजिएगा कि 2024 के बाद अगर गलती से ये हुकूमत के अंदर आ गए तो सबसे ज्यादा निशाने के ऊपर अगर किसी को बनाया जाने वाला है, सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया जाने वाला है, तो सबसे पहले निशाने के ऊपर मुसलमान रहेंगे, फिर दूसरे नंबर के ऊपर क्रिश्चियंस रहेंगे, फिर दलित समाज और दूसरे समाज भी रहने वाला है, क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरीके से यहाँ पे इस देश के अंदर रिजर्वेशन हटाना है। रिजर्वेशन हटाना उनकी साजिश है और उन्हें ये बात का अब अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है, जब समाज बटा हुआ होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का वो फायदा उठाना चाह रहे हैं। संविधान के अंदर धीरे 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 कैसे संविधान के अंदर संशोधन किया जाना चाहता है, ये आज नहीं तो कल, आज हम इसका खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज अगर इस देश के अंदर आप देखेंगे कि हर चीज अगर आप प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं तो प्राइवेट लोगों के ऊपर रिजर्वेशन लागू नहीं कर रहे हैं। आज हर चीज, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर कहा, भारतीय जनता पार्टी के पूरे जितने भी नेता थे उनसे पूछकर कहा मैंने कि मोदी है तो मुमकिन है, आप नारा लगाते हैं, तो ऐसी क्या चीज है कि जो रतन टाटा को मुमकिन है, जो अंबानी को मुमकिन है, जो अडानी को मुमकिन है, मोदी जी आपको मुमकिन नहीं है? क्या वजह है कि मतलब हर चीज आप इनके हवाले करते जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर भी वही चलाएंगे, प्लेन भी वही चलाएंगे, सड़क भी वही बनाएंगे, रेल भी वही बनाएंगे, LIC भी वही लेंगे, बैंक भी पूरे वही ले लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी है कि जो आदरणीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए वो समाज के बहुत जिम्मेदार लोग हैं और लोग इन्हें मानते हैं, पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश आज समाज के अंदर पहुंचाने की जरूरत है। आगे का खतरा क्या है उसको समझना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने मुझे जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूं, अगर 50 अच्छे कमेंट्स आते हैं तो 1-2 भी ये कमेंट भी आ जाते हैं, तुझे आमच्यासाठी काय केलं। तो मैंने पिछले बार इसी सभा के अंदर ये बताया था, मैं जब मेरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे खासदार के, वो खासदार जिसे यहाँ के मुसलमानों ने, दलितों ने, बुद्ध समाज ने पूरी ताकत के साथ खड़ा किया था, मैं 5 साल के बाद
मुझे कोई भी खड़ा रहकर, एक सामान्य अपने समाज का शख्स खड़े रहकर मुझसे ये पूछ सकता है कि तुझे मैंने चुनकर दिया था, तूने मेरे लिए क्या कहा, क्या किया, और मैं पूरा हिसाब बता दूंगा कि पिछले 20-25 सालों के अंदर ये समाज के लिए इतने बुद्ध विहार नहीं बनाए गए हैं, इतने सामाजिक सभागृह नहीं बनाए हैं जितने मैंने 5 साल के अंदर बनाऊंगा। और बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसे जबानी कह रहा हूं, मैं एक आंकड़ा, एक गांव के अंदर कितने सभागृह, कितने बुद्ध विहार मैंने बनाए हैं, ये मैं पूरे आंकड़ों के साथ दूंगा। और अब भी यही कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, अभी किसी हमारी एक बहन ने कहा है कि आप मुझे सुधाकर नगर बुलाना चाह रही है। मुझे मालूम रहता है कि जब आप बुलाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ करवाना चाहते हैं। बिल्कुल आप बुलाइए, क्योंकि एक बात ये समझ लीजिएगा, ये पैसा मेरा नहीं होता है। हर खासदार के पास जो फंड आता है उसमें ये लाजमी होता है 1% जो है वो आपका रिजर्वेशन के लिए जितना भी है उसके लिए खर्च किया जाता है। विशेष घटक के नाम के ऊपर उतना खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि वो नहीं होता है। कैसा उसको फंड को डाइवर्ट किया जाता है ये सभी लोग जानते हैं। बस आपका आशीर्वाद, आपका साथ, आपकी ताकत। मंत्री जी, मुझे यहाँ पर ये जो सत्कार हुआ है, आपने इतने सारे जो फूल पहनाए हैं, वो फूलों से ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई है कि छोटी सी बच्ची जो मेरे साथ फोटो लेने के लिए आई थी, वो बच्ची ने मुझसे ये कहा कि अंकल मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ। मुझे इससे बढ़कर और ज्यादा अभी वोट देने के लायक भी नहीं है, लेकिन अगर इतनी छोटी बच्ची, 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची अगर मुझसे ये कह रही है कि मैं अंकल आपको बहुत फॉलो करती हूँ, तो इससे बड़ा मुझे प्रमाण पत्र और कोई नहीं चाहिए उसके अंदर। फैमिली की तरफ से आज का खाना है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि आप बहुत आगे बढ़े। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है जिंदगी के अंदर। अगर आप ये समझेंगे कि मैं कैसे कर पाऊंगी, तो अगर ये सवाल आपके मन में अगर आ गया तो आप ये समझ लीजिएगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये समझ लेंगे कि मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती हूँ, और अगर उसकी जिंदा एग्जाम्पल अगर देखने का है, अगर आपको किसी को देखना है कि यार ये इम्पॉसिबल काम था, इसको पॉसिबल कैसा करके दिखाया, तो उसका एग्जाम्पल अगर देखना है तो ये एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा हुआ है। 2014 में लोग उसके हंसते थे, 2019 के अंदर इस शहर के ही नहीं, इस जिले के ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोग हंसते थे कि कैसा मुमकिन होगा करके। लेकिन मुमकिन हुआ है क्योंकि हम सब ने लड़े हैं, हम सब मैदान के अंदर उतरे हैं। अगर आप अगर स्विमिंग पूल के बाहर दीवार के ऊपर बैठेंगे और ये कहेंगे कि मुझे पानी से डर लगता है, तो आप कभी भी तैरना नहीं सीखेंगे। आपको किसी ना किसी को चाहिएगा कि आप अंदर पानी में ढकेल दे, आप खुद पानी में हाथ पैर मार के तो तैरना सीख लेंगे। तो मैं एक बार फिर से तमाम बंदे जी, आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो दुआएं दिए हैं, ये दुआएं यकीनन मुझे ताकत देगी कि आने वाले 1 साल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जिस मकसद के लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया था, तबियत से उनकी धुलाई करके आऊं, इससे आज बुद्धलेनी विद्यापीठ के बाजू में जो बुद्धलेनी है वो पूरा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध लेनी है। यहाँ विजयादशमी को 5 लाख 6 लाख बौद्ध अनुयायी आते हैं। उनके सुविधा के लिए हमारे औरंगाबाद के लोकप्रिय खासदार जी इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ आकर विजिट किया और देखा यहाँ गुट्टू की और रास्ते की मरम्मत करना बहुत ज़रूरी है। ये देखकर उन्होंने 10 लाख का निधि तुरंत ही जाहिर करके यहाँ काम को लगाया है। और भी उन्होंने देखा कि इतने में काम नहीं होने वाला है, तो हमने उनको फिर से रिक्वेस्ट किया है कि और 10 लाख बढ़ाएंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। यहाँ बुद्धलेनी पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सभी जाति धर्म के लोग बुद्धलेनी पे सवेरे में व्यायाम करने आते हैं और घूमने आते हैं, बैठने आते हैं। तो सभी समाज के हित के लिए आज जलील साहब ने बहुत बड़ा अपना निधि देकर बहुत पुण्य कर्म किया है। और हमारे साथ में जो प्रांतोष वाग्नर साहब जी हैं,
तो प्रांतोष वाघमारे जी ने भी बहुत श्रद्धा से बुद्ध लेनी पर विजयादशमी का कार्यक्रम बनाया और आज इस निधि के लिए उनका प्रयास बहुत भारी रहा और बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, उद्घाटन भी जल्दी हो जाएगा। बौद्ध अनुयायी की तरफ से, भिक्षु संघ की तरफ से इम्तिहान जलील साहब को, खासदार साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, मंगल कामना अदा करते हैं। धन्यवाद। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।